चलिए आज हम जनरल एक्सेप्शन चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 3 साधारण अपवाद। अब साधारण अपवाद होते क्या हैं? अब सबसे पहले समझिए जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन है अपराधी का बचाव। आप एडवोकेट हैं, आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है कोई अपराध करके, तो सबसे पहले आपको अपना दिमाग चैप्टर 3 में दौड़ाना है, कैसे मैं अपने क्लाइंट को बचा के ले जाऊं। क्योंकि आपके पास अपराधी भी आएगा, प्रोसिक्यूशन भी आएगा, डिफेंस भी आएगा। हम तो एडवोकेट लोग हैं, हमारे पास दोनों काम क्लाइंट आएंगे, अपराधी भी आएगा। और कोई अपराधी मेरे पास आया कि जी मुझे बचाओ, मैंने तो अरहान का मर्डर कर दिया, मुझे बचाओ, या मैं इसके यहाँ चोरी करने चला गया और मेरे खिलाफ FIR हो रखी है, मुझे कैसे बचाऊंगा। तो मेरा दिमाग सबसे पहले चैप्टर 3 पे दौड़ना चाहिए। आप एडवोकेट हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले कहाँ दौड़ेगा? चैप्टर 3 में जो सेक्शन दे रखे हैं, 14 से लेके 44 तक के सेक्शन है बचाव के। किसके बचाव के? अपराधी के बचाव के। आप उसे पागल घोषित कर दें, आप उसे 17 साल बच्चा घोषित कर दें, 18 साल से कम का घोषित कर दें, किस तरीके से न्यायालय को आप अपने इस चैप्टर में ले आए उस अपराधी को, ताकि उसे न्यायालय रिलीफ दे सके, बाइज्जत बरी किया जा सके। उसे ड्रंक घोषित कर दें, सर इसने समय समय अपराध किया, ड्रिंक रखी थी, ये रखी थी, इसने किसी ने इसे जबरदस्ती जहर का नशे का इंजेक्शन लगा दिया था, गांजा पिला दिया था। किसी तरीके से अपने क्लाइंट को इस चैप्टर में ले आऊं, इस सब हम इसमें सीखेंगे। कौन चैप्टर में? चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शन। ये क्या है? जनरल एक्सेप्शन। देखिए साधारण अपवाद। किसका साधारण अपवाद? इस पूरी BNS को साधारण अपवाद चैप्टर में दर्शाया गया है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा। चलिए सेक्शन 14 पढ़ते हैं BNS का। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है और उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, कौन सी मिस्टेक? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल हो जाती है, विधि की भूल नहीं, तथ्य की भूल हो जाती है। और वो जानता है कि अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध हूं मैं, और फिर उससे कोई गलती हो गई है। कैसी गलती? ध्यान से पढ़िए। देखिए, जो कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। विधि द्वारा आबद्ध है कोई व्यक्ति है, कोई इंस्पेक्टर है, उसको बड़े अधिकारी ने कहा जाकर अरहान साहब को गिरफ्तार करके लाओ। SP ने इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि अरहान को गिरफ्तार करके लाओ। इंस्पेक्टर ने अरहान को आकाश समझते हुए गलती से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गलती तो है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से अरहान को आकाश समझते हुए आकाश को गिरफ्तार कर लिया। तो उसने कोई गलती नहीं करी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो। पकड़ना मुझे था, पुलिस वाला किसी और को पकड़ के ले गया, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से। तो उसे पुलिस वाले का बचाव दे रखा है। क्यों? कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है तब, बाउंड बाय लॉ है तब। ठीक है, समझ में आया? पुलिस ऑफिसर से कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के अनुसार उसे बचाव मिलेगा अगर उसने गलती सद्भाव पूर्वक करी है, गुड फेथ में करी है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया उससे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। विधि के समादेशों के अनुरूप में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है, क्या ने कोई अपराध नहीं SP ने आदेश दिया इंस्पेक्टर को गोली चलाओ, सामने भीड़ आ रही है। इंस्पेक्टर गोली चलाता है, 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। तो इंस्पेक्टर ने कोई अपराध किया? आदेश किसने दिया था? SDM ने। SP ने आदेश दिया था ना, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। उसने आदेश कैसा माना? उसका आदेश माना अपने अधिकारी का, दौड़ा। चलिए, उससे किसका बचाव समझ में आया? हमें यहाँ पे उस विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का बचाव समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए सेकंड एग्जांपल। न्यायालय का अधिकारी कै मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही मैं है, यह को गिरफ्तार कर लेता है, कै ने कोई अपराध नहीं किया। मैं सद्भावपूर्व विश्वास करते हुए अरहान ही आकाश है, और मैंने आकाश को गिरफ्तार करा था ना, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। 17 पढ़िए, इससे पहले 15 16 से पहले 17। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। हमने 14 में क्या पढ़ा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, विधि द्वारा आबद्ध, बाउंड बाय लॉ। और यहाँ क्या पढ़ा है? देखिए हम ये न्यायानुमत, यहाँ क्या पढ़ा है? जस्टिफाइड बाय लॉ। इतना ही अंतर है। एग्जाम में पूछेंगे विधि द्वारा आबद्ध की धारा कौन सी है? धारा 14। विधि द्वारा न्यायानुमत की धारा कौन सी है? धारा 17। वो बाउंड बाय लॉ है या जस्टिफाई बाय लॉ, इतना अंतर है। इसलिए मैं दोनों साथ मिला के पढ़ा रहा हूँ। जब 14 पढ़े तो आप साथ में 17 पढ़े, 17 पढ़े तो आपका ध्यान 14 पे जाना चाहिए। वहां से एक ही लाइन का अंतर है, एक ही वर्ड का, विधि द्वारा आबद्ध और विधि द्वारा न्यायानुमत। थोड़ा अब विधि द्वारा न्यायानुमत क्या होता है, पढ़िए, देखिए ध्यान से। कोई बात अपराध नहीं है जो कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। अरहान साहब आकाश को मार रहे हैं,
इनके ऊपर हाथ मुक्का लेके चढ़े हुए हैं, डंडा उठा के इनको मारने के लिए चढ़े हुए हैं। अरहान आकाश को मारने के लिए पूरा गुस्से में है, तोड़ो मनीषे में। मैं देखता हूँ यार अरहान तो आकाश को मार देगा, ठीक, और मैं आकाश को बचाने के लिए अरहान को धक्का देता हूँ, उनका हाथ टूट जाता है। ठीक, मैंने क्या किया, अरहान को धक्का दिया जिससे इनका हाथ टूट गया, ताकि आकाश को मैं बचा सकूं, नहीं तो इनको मार देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये काम सेव किया। लेकिन मैंने गलती तो करी ना, क्योंकि ये दोनों मजाक कर रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। तो मैं हर व्यक्ति को बचाने के लिए न्यायानुमत हूँ, तो मैं कहूंगा न्यायालय से, भले ही सब दोस्त थे, इन्होंने मेरे पे केस कर दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, सर मुझे लगा कि इनको मार देंगे इसलिए मैंने इनको धक्का दिया आकाश की जान बचाने के लिए। मुझे लग रहा था ये दोनों लड़ रहे हैं, बल्कि ये दोनों खेल रहे थे, थोड़ा ये दोनों मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। अब मुझे लगा ये तो मार देंगे से। अरहान जाली पिस्टल से इनके ऊपर तान के खड़े हैं आकाश के ऊपर, और मैं देखता हूँ गोली चला देंगे। मैं इनको धक्का देता हूँ, इनका हाथ टूट जाता है, ये मेरे पे केस करता है। मैं कहता हूँ मैं तो मजाक कर रहा था, सर मुझे क्या पता ये लोग मजाक कर रहे थे। तो मैं विधि द्वारा न्यायानुमत हूँ, विधि ने मुझे शक्ति दे रखी है, कहीं कोई अपराध होगा तो आप उसे रोक सकते हैं। मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ। गेम के अलावा अगर ये रियलिटी भी हो, गेम नहीं मजाक, मैंने मजाक बोला, गेम नहीं बोला, गेम का अगला सेक्शन है, ठीक है। रियलिटी में अगर लड़ रहे हैं तो बचाव फ्री मिल जाएगा, तब भी आप बचाव, तब मैं विधि द्वारा अवध में आ जाऊंगा। यहाँ मैं हूँ विधि द्वारा न्यायानुमत। मैं देख रहा था दोनों मजाक नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को मारने के पक्के थे। बाद में पता लगे तो मजाक कर रहे थे। नीचे देखिए एग्जाम्पल, काको क्या को ऐसा कार्य करते देखता है जो क्या को हत्या प्रतीत होता है। मुझे लग रहा था हत्या प्रतीत हो रहा था, अरहान इनको जान से मार देंगे, तलवार निकाल रखी है उन्होंने तो भाई साहब। क्या सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिग्रहित करता है। मैं अरहान साहब को पकड़ लिया, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें पुलिस को हवाले करने के लिए, ठीक। क्या ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में सेल्फ डिफेंस कार्य में कर काम, रहा था। बाद में पता लगे तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे थे, फिर मजाक कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। मैंने जो इनको पकड़ा, जो इनको धक्का दिया, मैंने कोई अपराध नहीं करा, क्योंकि मैं विधि द्वारा न्यायानुमत था, ठीक है नहीं। अब आई 15 पे, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है या उसे विधि द्वारा दी गई है। अब न्यायाधीश ने मुझे फांसी की सजा सुना दी, तो न्यायाधीश के ऊपर केस चलेगा क्या? उस न्यायाधीश का बचाव दे रखा है धारा 15 में। लड़ा, न्यायाधीश ने मुझे आजीवन कारावास सजा दे दी, तो क्या मैं उसके ऊपर केस करता फिरूंगा? मुझे कैसे सजा सुना दी? तो यहाँ न्यायाधीश का ही बचाव दिया गया, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को जान से नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी न्यायाधीश के एक आदेश से मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ किसका बचाव है? न्यायालय का बचाव है, धारा 15 जुड़ गया। 16 देखिए, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। क्या समझ में आया? न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में मैं इंस्पेक्टर अरहान साहब को गिरफ्तार करके ले आया। इसके अनुसार न्यायालय ने आदेश दिया मुझे इनको गिरफ्तार करके लाओ, और मैं सद्भावपूर्वक इनको न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार करके लाया, तो इंस्पेक्टर के ऊपर केस नहीं चलने का। उसने कैसे काम किया? न्यायालय के आदेश से काम किया, वारंट थे मेरे पास गिरफ्तारी के, ठीक है। न्यायालय ने आदेश दिया कि आरती जी को फांसी पे चढ़ा दो, किसने चढ़ाया? जल्लाद ने चढ़ाया, क्योंकि जल्लाद को फांसी दूंगा नहीं ना, किसके आदेश से काम कर रहा है? न्यायालय के आदेश से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए जल्लाद कौन है, मालूम है? पूरे देश के अंदर 2 ही जल्लाद है हमारे यहाँ, ठीक है नहीं। वैकेंसी 5 की खाली है, आप में से कोई जाना चाहे तो जा सकता है जल्लाद बनने के लिए। 80,000 रुपए सैलरी है जो वो खींचता है। हाँ वैसा पूरे देश में 2 ही है, वो पूरे देश में 2 ही, बस मुंबई में 1, दिल्ली के अंदर है। अच्छा। पूरे देश के अंदर 5 वैकेंसी है, वैसे तो इसमें और 7 वैकेंसी चाहिए थी। 5 में से आप में कोई जाना चाहे जा भी सकता है, लेकिन गया नहीं आज तक कोई, बस 2 ही व्यक्ति है, ठीक है नहीं। पूरी खाली वैसा आपको आराम से मिलेगी, कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, बस वहां पे आपको बस डंडा ही खींचना, नीचे जाके तो लटक जाना है बंदा। और फांसी भी कितनी हो रही है सोचिए आप, फ्री की सैलरी है। फांसी हो रही है, हुई थी 2016 में हुई थी लास्ट फांसी अफजल गुरु को, अब हुई है कहीं फांसी नहीं हो रही ना, तो फांसी बहुत कम होती है, लेकिन फ्री की सैलरी मिल रही है, इसलिए सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, ज्यादा भी नहीं है। क्या काम कर रहे हो, हम तो जल्लाद जल्लाद वैसा हम बिल्कुल अच्छे नहीं। चलिए,
तो जल्लाद किस हम पूछेंगे, जल्लाद लिख लीजिए, जल्लाद का बचाव, तो इसको पूछेंगे कहाँ दे रखा है, 16 में 16 ना। लिख लीजिए जल्लाद, हाँ, कई बार आया हुआ है, जल्लाद का बचाव कहाँ पर है, 16 में है। चलिए 18, 16 में दे रखा है 16 जल्लाद में का बचाव। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। आप कोई विधिपूर्ण काम कर रहे हैं, कोई लीगली काम कर रहे हैं, फिर भी कोई दुर्घटना हो जाती है। कैसी दुर्घटना देखिए, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो ही हो जाती जाती है। है। देखिए विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं आप कोई, और उसमें फिर भी कोई दुर्घटना हो गई, आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस भी है, सही रास्ते से जा रहे हैं, स्पीड भी लिमिटेड ही है आपकी, सामने कोई आ जाता है, मर जाता है, तो क्या आपने उसको जान से मारा? ये क्या है, दुर्घटना है। तो आप अपना बचाव ले सकते हैं, सर जो मैंने काम किया गुड फेथ में किया, कि मेरे पास बाकायदा लाइसेंस है, मेरी गाड़ी के सारे पेपर मौजूद थे, और मैं अपनी स्पीड पे जा रहा था और अपनी अपनी साइड से जा रहा था, ये व्यक्ति गलत साइड से आया, तो क्या है, ये दुर्घटना है, बचाव है। सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने एक कुत्ते को बचाने के लिए गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी, 3 व्यक्ति मारे गए, हिट एंड रन केस सुना होगा आपने, उनके ऊपर केस चला 20 साल, ठीक, 20 साल बाद उनके एक ड्राइवर निकल के आया, गाड़ी तो मैं चला रहा था, तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन केस क्या था, एक कुत्ते को बचाने के लिए क्या आप सड़क पे फुटपाथ चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। अगर किसी बच्चे को बचाने के लिए आपने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाई होती तो बचाव मिल जाता, वो दुर्घटना न्यायालय ने नहीं मानी, कुत्ते को बचाने के लिए आपने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाई, बाद में पता लगा वो शराब पी रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उनका अपना मैटर, ठीक है नहीं, लेकिन न्यायालय ने उन्हें बचाव नहीं दिया। बचाव कब मिला, 2016 में बचाव तब मिला जब 20 साल बाद एक ड्राइवर आया निकल के कि गाड़ी तो मैं चला रहा था, सब मामला खत्म, सारा बस बरी हो गया वैसा वो, ठीक। ये क्या है, दुर्घटना। एग्जाम्पल देखिए, क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता फल है क्या होता है, लोहे का पार्ट जो होता है, आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, उसमें लोहे का पार्ट ढीला हो गया और वो उछलकर किसी व्यक्ति को लग गया। और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि कैग की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और और अपराध अपराध नहीं नहीं है, उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो कोई माफी योग्य है, माफी योग्य। लेकिन मैं कुल्हाड़ी है मेरे पास, उसमें से बार बार वहीं लकड़ी काट रहा हूं मैं, अरहान साहब बराबर में खड़े हैं, मैं लकड़ी काट रहा हूँ, फल निकल के कभी इधर गिर रहा है कभी इधर, फिर मैं ठोक रहा हूँ, होता है ना बहुत सी बार हम ठोकते हैं उसे, फिर लगा ले रहा हूँ, फिर निकला, फिर इधर उधर गिर गया, तीसरी बार जब मैंने ठोका, तीसरी बार जब मैं लकड़ी काटी, अरहान साहब कह रहे थे इनको लग गया, तो मेरा कार्य सावधानी पूर्वक है या नहीं है? नहीं ना, लिखा ना, देखिए उचित सावधानी का अभाव नहीं था, यहाँ मेरी उचित सावधानी का अभाव नजर आ रहा है आपको, जब बार बार निकल रहा है तो अच्छी तरह सेट क्यों नहीं किया आपने फल को, इसलिए व्यक्ति को लगा तो वो दुर्घटना नहीं है, दौड़ गया। इसी तरीके से एक पार्क है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और मैं वहां लकड़ी काट रहा हूं, लकड़ी उछटकर या लकड़ी का फल उछलकर किसी बच्चे के लग जाता है, तो क्या मेरा सावधानी पूर्वक काम है? मैं वहां लकड़ी क्यों काट रहा हूं जहां बच्चे खेल रहे हैं? मुझे ध्यान रखना था, बच्चे भी पास आ सकते हैं, लकड़ी भी बच्चे के लग सकती है, फल भी लग सकता है, तो वहां भी सावधानी का अभाव है, दौड़ गया। दुर्घटना और दुर्भाग्य, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी को ठोक देते हैं तो आपके साथ क्या हुई, दुर्घटना, उसका क्या हुआ, दुर्भाग्य, दौड़ा। तो इसलिए आपको बचाव मिल जाएगा अगर आप सद्भावपूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन आरती जी के पास लाइसेंस नहीं है, अंजलि जी के पास लाइसेंस है, अब आज ये कहते हैं आदि लाओ जी स्कूटर में चलाती हूँ आज ही आप, ठीक है नहीं, ध्यान से देखिएगा, आज इन्होंने कहा स्कूटी में चलाती हूँ जी आपकी, लाइसेंस उनके पास है, इनके पास नहीं है, इनकी फ्रेंड है, अब ये किसी को ठोक देती है, तो क्या बचाव मिलेगा इन्हें? ये दुर्घटना नहीं है, जब लाइसेंस नहीं था तो आप ऑथोराइज नहीं थे गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, तो इन्हें बचाव, भले ही दुर्घटना दुर्भाग्य हो गई हो, बचाव नहीं मिलेगा। एक बच्चे को आपने अपनी स्कूटी दे रखी है और वो किसी को ठोक देता है तो माँ बाप पे 20,000 रुपये जुर्माना है ना, 3 साल की सजा है ना, क्यों आपने बच्चे को स्कूटी क्यों दी? 18 साल से कम का बच्चा, उसका तो लाइसेंस भी नहीं बना, क्यों दी आपने स्कूटी उसे? इसलिए माँ बाप की सजा का प्रावधान उसमें एक्सीडेंट एक्ट में डाला गया है, वो दुर्घटना दुर्भाग्य नहीं है। आप कहने को मेरे पास सारे पेपर हैं, आपके नाम होने चाहिए, आप ही गाड़ी चला रहे हो, आप रॉन्ग साइड नहीं जाने चाहिए तभी बचाव मिलेगा, आप रॉन्ग साइड चला रहे हैं, भले ही आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर पूरे मौजूद है, लेकिन चला तो रॉन्ग साइड रहे हो ना, दूसरे को आपने ठोक दिया तो दुर्घटना नहीं है, बचाव तभी मिलेगा जब आप सद्भाव पूर्वक काम में कर रहे हो, गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक हमने क्या पढ़ा, गुड फेथ में काम कर रहे हो। चलिए, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। देखिए क्या कहना चाहिए, वो काम जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, लेकिन जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए किया गया हो, कोई काम है जिससे मुझे पता है ये बात हो सकती है, कुछ अपराध हो सकता है, मुझे मालूम है,
लेकिन अगर मैंने ये ना किया तो इससे बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी इंटेंशन बड़े नुकसान को रोकने की है। पढ़िए ध्यान से। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे पानी कारित होना संभाव्य है। यदि वह पानी कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना गोल कर लीजिए, आपराधिक आशय के बिना। गोल कर लीजिए। वही कर लो। हाँ, गोल कर लीजिए, उस लाइन को गोल कर लीजिए। विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, फिर इंटेंशन टू कॉज हार्म, एंड इन गुड फेथ। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, ठीक है ना? के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि या का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। कोई बात अपराध नहीं है जो इस कारण की जाती है कि वो बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित की गई हो। ठीक है, इस सेक्शन को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। लिख रखा है, लिख लीजिए। धारा आवश्यकता का सिद्धांत, धारा 19 को कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। कहां दिया गया? तो आप नेसेसिटी, नेसेसिटी, NECESSATY, नेसेसिटी। हिंदी बोलते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। कोचिंग कौन सी धारा में दे रखा है? धारा 19 में दे रखा है। सुना है? कौन सी धारा में है? धारा 19। क्या बता रही है? आवश्यकता की चीज की। देखिए, एक गांव में एक झुग्गी में आग लगी हुई है। अब मैं देखता हूं अगर मैंने इस झुग्गी को नहीं गिराया तो ये आग आगे भी फैल जाएगी और झुग्गियां भी जल जाएंगी, लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो मैं झुग्गी को गिरा देता हूं। और मुझे मालूम है झुग्गी के अंदर कोई व्यक्ति सो भी रहा होगा, किसी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इस झुग्गी को नहीं गिराया तो पीछे आगे 10 झुग्गियां हैं, उनमें तो 100 लोग सो रहे होंगे, वो सब मारे जाएंगे। तो इसमें भले ही 2 लोग मरे गिराकर, लेकिन मैंने 100 लोगों को तो बचा लिया ना। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, भले ही मुझे मालूम था मुझसे हानि हो सकती है, मेरे काम से 2 व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन मैंने 2 व्यक्तियों को मारकर 100 व्यक्तियों को तो बचा लिया ना। ठीक है, मारना मैं उन्हें भी नहीं चाहता था, मैंने उन्हें बचा लिया ना। तो इसे कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। ये आवश्यकता थी, इसलिए मैंने छोटी हानि को रोकने के लिए बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित करी है। डुडले बनाम हाँ, स्टीफन इसलिए वही बता रहा हूँ मैं। आर वर्सेस डेडले एंड स्टीफन एक केस था पुराना, आर बनाम डेडले एंड स्टीफन। इसके लिख लीजिए, आर वर्सेस डेडले स्टीफन, इसी केस का 19 का केस है। इसके जज थे लॉर्ड आर वर्सेस डेडले एंड स्टीफन। लॉर्ड लिखिए, लॉर्ड थे इसके, जज थे लॉर्ड कॉलरीज, लॉर्ड कॉलरीज, कॉलरीज। अब ये केस क्या था, लिख लिया? अब देखिए केस क्या ये था। एक नाव है समुद्र के अंदर, इस नाव में 3 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक उनके साथ एक बच्चा है। खाना खत्म हो जाता है, समुद्र के बीच फंसे हुए हैं, ये खारा पानी पी नहीं सकते। अब क्या करें, मर जाते तीनों। अब बच्चा बहुत क्षीण अवस्था में हो जाता है, मरने अवस्था में बच्चा हो गया, बच नहीं सकता वो, बच्चा बहुत कमजोर हो गया। अब दोनों व्यक्तियों ने डिसाइड किया हम इस बच्चे को मारकर इसका खून पी लेते हैं और गोश्त खा लेते हैं ताकि हम जिंदा रहें, तो मरने वाला है। अब नियालने के पास उन्होंने ऐसे ही किया, बच्चे को मारकर उसका खून पी लिया पानी की जगह, हरा पानी पी के तीनों मर जाते, नहीं तो खून पी लिया और गोश्त खा लिया, वो जिंदा रहे। अब न्यायालय में केस चला, न्यायालय ने कहा नहीं मार सकते, अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरे की जान नहीं ले सकते, ये कोई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन 19 में उनको बचाव नहीं मिला, डॉक्टर लॉर्ड कॉलरीज ने उनको बचाव नहीं दिया, इसलिए केस फेमस हो गया किस नाम से? आर बनाम डेडले एंड स्टीफन। ठीक है, लॉर्ड पूछते हैं लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कॉलरीज। तो ये केस था। अब एक एग्जांपल देखिए, एक बोट है समुद्र के अंदर, एक वो है जहाज है, शिप है, उस शिप में बहुत सारे व्यक्ति सवार हैं। एक सामने से एक नई छोटी बोट आ रही है, उसमें 10 व्यक्ति सवार हैं। ठीक, अब शिप का कैप्टन देखता है सामने से बोट हमारे पास चली आ रही है, ये इसमें टकरा कर हमारे शिप को नुकसान पहुंचा देगी, और सामने वाला बोट में तो मरेंगे मरेंगे ये लोग व्यक्ति। अब वो अपना रास्ता मोड़ देता है, और रास्ता मोड़ने के अनुसरण में देखता है एक छोटी बोट है, 5 नाविक सवार हैं। ठीक है, और उसे ये भी लग रहा है क्या पता मैं साइड से बचा के निकल जाऊं अपने नागरिकों को बचाने के लिए, अपने व्यक्तियों को बचाने के लिए, सामने से बोट एक और आ रही है उसे बचाने के लिए। तो 5 नाव वाली को मारकर डुबो देता है, जानते हुए कि मेरे से इसकी हानि हो सकती है, लेकिन मारने का आशय नहीं था, उसका आशय उस 10 बोट वाले को बचाने का था और अपने नाविकों को बचाने का था। ठीक, तो छोटी नाव जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे उसको मार कर या डुबो देता है, और आशय उनको मारने का नहीं था, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, ये आवश्यकता है।
ठीक है, एक बिल्डिंग है, अभी पीछे लखनऊ बिल्डिंग में आग लगी, देखिए आपने बिल्डिंग में, गुड़गांव में भी आग लगी पीछे बिल्डिंग में, ठीक है, 15 बच्चे मर गए भाई साहब उसमें, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में जब बच्चे नीचे आग लगी हुई थी, बच्चे कुछ ऊपर खड़े थे, नीचे आप लोग कंबल लेके खड़े हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर ये सब जल जाएंगे, मैं एक बच्चे को उठाकर आपके पास कंबल में फेंकता हूँ, जो आप नीचे कंबल लेके खड़े हैं, बच्चा कंबल में नहीं गिरता, नीचे गिर जाता है, मर जाता है। तो क्या मेरी इंटेंशन उस बच्चे को मारने की थी? ये क्या थी? आवश्यकता, मैं उसकी जान बचाना चाह रहा था, तो मैंने उसे अपराध नहीं किया, दौड़ गया। इसे कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, क्या जो एक जलियान नहीं का इसे स्पष्टीकरण पढ़ लीजिए पहले इसका। ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस हानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिसे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने का की जोखिम उठाना न्यायोन्मुख या माफी योग्य था। ये तथ्य का प्रश्न है कि जो आपने जोखिम उठाया, ये वाकई में उठाना आवश्यक था आपके लिए? हाँ सर, मेरे लिए उठाना आवश्यकता है, बच्चा मर जाता, नहीं तो छत पे खड़े थे ये लोग, नाव डूब जाती। ये मुझे फैक्ट का क्वेश्चन है कि आपने किस तरीके से उस बच्चे को बचाया। नीचे एक मिनट, नीचे कोई है, म्यूट का ऑप्शन कहाँ गया इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया। एग्जाम्पल देखिए, कैद जो एक जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खे को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गै को डुबोने का जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभवतः बचाकर निकल जाए। 2 यात्री थे ना, उसमें बचाकर निकल भी जाऊं, मैं मारना नहीं चाह रहा था, बचाकर, हो सकता संभव है मैं बचाकर निकल भी जाऊं, ठीक है। यहाँ यदि कै नाव गै को डुबोने के लिए के किसी आशय के बिना और नाव खे के यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यद्यपि वह नाव गै को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो सकता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्य यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव गै डुबोने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का तो वह दोषी किसी नहीं है। अपराध का दोषी नहीं है, भले ही नाव डूब गई हो मेरे कारण, दौड़ गया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अगला देखिए, क्या एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। आग फैल जाती ना, घरों को मैंने गिरा दिया ताकि आग आगे ना फैले, गिरा दिया। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि रोके जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि कै का कार्य माफी योग्य है, तो कै उस अपराध का दोषी नहीं नहीं है। है, जो मेरा काम था वो लोगों की जान बचाने का था, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो हमने क्या पढ़ा? आवश्यकता का सिद्धांत। ये आवश्यकता थी, इसलिए मैंने काम किया, मुझे मालूम था नुकसान तो होगा, कोई व्यक्ति चोट पहुंचेगी, कोई व्यक्ति मर भी जाएगा, लेकिन ये आवश्यकता थी, इसलिए मुझे बचाव मिल जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अपराधी का बचाव। ये पूरा चैप्टर किसका है? अपवाद का चैप्टर है। किसका बचाव है? एक्यूज का बचाव। धारा 20, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है। 7 वर्ष के कम के बच्चे को एक पापा की अपने पिस्टल मिल जाती है, वो किसी पर तान देता है, ट्रिगर दबा देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे मालूम नहीं होता ये बात अपराध है। 7 वर्ष का बच्चा उसे देखता है एसिड रखा है कहीं पे, वो किसी के ऊपर फेंक देता है पानी समझते हुए, एसिड को फेंक दिया, तेजाब को फेंक दिया, टॉयलेट गया वहां पे एसिड पड़ा था, उसने किसी व्यक्ति को बाहर फेंक दिया, किसी को ऊपर ही फेंक दिया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि माना जाता है बच्चे वैसे होते, शीतल होते हैं। दौड़ गया। तो इस सेक्शन को कहते हैं डॉली इन कैपेक्स, लिख लीजिए। धारा 20 को कहा जाता है डॉली इन कैपेक्स, CAPAX, DOLI, डॉली, IN CAPAX, कैपेक्स। पूछेंगे 100% एग्जाम में, डॉली इन कैपेक्स का सेक्शन कौन सा है? धारा 20। कितने साल का बच्चा? 0 से 7 साल का बच्चा। 21 देखिए, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। 7 साल से ऊपर है लेकिन 12 साल से कम का बच्चा, ठीक है, उसने कोई अपराध कर लिया, तो उसने भी कोई अपराध नहीं किया। पढ़िए देखिए, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है
कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हो कि समझ सके ये बात अपराध है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर वो समझ पा रहा है, बचपन से ही देख रहा है किस तरह के अपराध होते हैं, तेजाब फेंक किसी का छेद जल जाता है, उसे 12 साल के बच्चों को सब पता है, बचपन से देखता आ रहा है उस काम को, मारते पीटते हैं देखता आ रहा है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं देखता आ रहा है, तो उसकी समझ परिपक्व है, तब उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। क्योंकि उसने सोच समझ कर ये अपराध करा है। दौड़ा, उसने देखा मेरी मम्मी को मेरे पापा मारते हैं, बहुत मारते हैं, एक दिन वो उनके ऊपर एसिड फेंक देता है अपने पापा के ऊपर बच्चा, तो उसने समझ कर ये काम कैसे जलेंगे, तो उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। लेकिन अचानक उससे कोई ऐसा अपराध हो गया, खेल खेल में फेंक दिया, तो उसने बचाव नहीं मिलेगा। विकृत चित्त इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस सेक्शन को कहते हैं 21 को डॉली कैपेक्स, DOL, इसमें इन नहीं आएगा। धारा 20 में इन आएगा, डॉली इन कैपेक्स। सेक्शन 21 को कहते हैं डॉली कैपेक्स। कितना अंतर है देखिए, DOLI डॉली, CAPAX कैपेक्स। क्लियर हो गया? यस। बस पूछेंगे डॉली कैपेक्स में कितने साल का बच्चा, 7 से 12। डॉली इन कैपेक्स में 0 से 7। चलिए, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। विकृत चित्त किसे कहते हैं? पागल व्यक्ति, अनसाउंड व्यक्ति। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, क्योंकि मैं एक पागल व्यक्ति हूँ। देखिए, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस काम को करते समय, जिस समय मैंने ईंट आपके सिर पे फेंक के मारी, उस समय मेरा दिमाग पैदल था, मैं पागल था। कार्य करते समय, आपने गजनी मूवी देखी है? हाँ, गजनी देखिए, क्या था उसमें? 15 मिनट के लिए ठीक हो जाता है, 15 मिनट बाद फिर पागल हो जाता है, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना? तो जो अपराध करता है अपने पागलपन के अनुसरण में, तो उसने कोई अपराध नहीं किया कार्य करते समय। लेकिन जब वो सही होता है और कोई अपराध करता है तो वो अपराध कंडीशन में आएगा। क्या लिखिए धारा में? देखिए, पागलपन कई तरीके से होता है। पागलपन, इंसान जिस समय अपराध कर रहा होता है उस समय उसने वो पागल था या नहीं, मायने ये रखता है। कार्य करते समय वो चित्त विकृत होना चाहिए, उससे पहले या उसके बाद का नहीं। ठीक है, तो मेडिकल प्रूव करेगा जिस समय इसने अपराध किया उस समय पागलपन की कंडीशन में था, कार्य करते समय, जो मैं शब्द समझाया। दोबारा पढ़ते हैं, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कार्य करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, उस नेचर को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बात अपराध है। पागल व्यक्ति पता होगा ईंट फेंक के मारना अपराध है, उसे पता ही नहीं होता कि जो कुछ वह कर रहा है वह काम दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। ये बात जानने में वो असमर्थ है, ये बात दोषपूर्ण है, जानने में वो असमर्थ है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। जो मैं काम कर रहा हूं ये बात विधि के प्रतिकूल है, अगेंस्ट है लॉ के, वो जानने में असमर्थ, उसे क्या पता, वो तो पागल व्यक्ति है। ठीक, क्लियर हो गया? ये पागलपन। पागलपन के अनुसरण में कोई भी ऐसा काम किया जाता है उसने कोई अपराध नहीं किया, इस तरह आप अपने क्लाइंट को पागल घोषित कर दो। ठीक है, अब पागलपन ध्यान से देखिएगा, इधर आरती जी ध्यान से। अब पागलपन दो तरीके से होता है, एक होता है लीगल अनसाउंडनेस, दूसरा होता है मेडिकल अनसाउंडनेस। लीगल अनसाउंडनेस, विधिक पागलपन, जो मैं काम कर रहा हूं ये काम विधि के प्रतिकूल है, मैं जानने में असमर्थ हूं, मुझे पता ही नहीं है। दूसरा होता है मेडिकल अनसाउंडनेस। मेडिकल अनसाउंडनेस आर आल्सो टू टाइप्स, एक होता है चिकित्सीय पागलपन, एक होता है विधिक पागलपन। चिकित्सीय पागलपन भी दो तरीके से होता है, कौन सा? इंसेंट डिल्यूजन, दूसरा होता है इरिस्टेबल इंपल्शन। हिंदी में शब्द इसके देख लेना आप लोग, ठीक है ना? अप्रतिरोधी आवेग कहते हैं, दूसरे को इंसेंट डिल्यूजन को भी कुछ कहते हैं, लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? आप टेंशन मत लेना इसकी। मैंने क्या बोला? पागलपन दो तरीके से होता है, एक चिकित्सीय पागलपन, दूसरा विधिक पागलपन। चिकित्सीय पागलपन आर आल्सो टू टाइप, मेडिकल अनसाउंडनेस आर आल्सो टू टाइप। कौन कौन सा? इंसेंट डिल्यूजन, दूसरा इरिस्टेबल इंपल्शन। अब इंसेंट डिल्यूजन क्या होता है? मुझे परिकल्पना आ रही है कि अंजलि जी मुझे मार देंगी, ये दिमाग का फितूर है, सामने शेर खड़ा है मुझे खा जाएगा। आपने एक मूवी आई थी मीना मातोंडकर की, कमबख्त इश्क, उसमें उसे लगता था उसका बॉयफ्रेंड उसे मार देगा, उससे पिता उसे मार देंगे, उन्हें मार देती है वो। तो उसे क्या बीमारी थी? इंसेंट डिल्यूजन की बीमारी थी। उसे परिकल्पना आ रहती थी सामने से शेर आ रहा है और वो कोई इंसान आता था उसे मार देती थी। तो बीमारी थी किसकी? दिमागी फितूर। कौन सी? इंसेंट डिल्यूजन की। आप कलेश शरीफ गए हैं कभी? यहाँ पे ये बालाजी टेम्पल गए हैं? टेम्पल गए? वहां कुछ महिलाएं मिलेंगी आपको, बाहर खोले हुए ऐसे ऐसे करते, ठीक है ना? वो क्या करती हैं? बस बालाजी हमारा, तुम ही उद्धार करोगे,
कल इस चीज में जाके हमारा आप ही उद्धार करोगे जी, ये कर देना, हमारा यही उद्धार होगा। वो क्या है, क्या है वो? भूत प्रेत बोलते हैं भूत सब। प्रेत कुछ नहीं है, महिला का बड़ा भूत प्रेत कोई नहीं हो सकता, ठीक है नहीं, भूत प्रेत कहीं नहीं है ऐसा। हाँ, ठीक है नहीं, भूत प्रेत कहाँ से हो गए? वो आते हैं महिलाओं के ऊपर ज्यादा क्यों आते हैं, सोचो आप। पर सर बालाजी में तो ऐसा होता है कि वो ऊपर दीवारों पे चढ़ते, वो सब चढ़ वीडियोस जाते बनी हो हैं। तो वैसी वीडियो कहीं नहीं ऐसा, ठीक है। आज के समय में भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन आज के समय में नहीं, क्योंकि इंसान से बड़ा भूत प्रेत नहीं रहा अब। पहले जमाने में हुआ करते थे, इनको पकड़ने वाले भी हुआ करते थे, आज नहीं है कोई। अब क्या है, ये बीमारी है कि मेरा उद्धार ये व्यक्ति करेगा, मेरा उद्धार यहाँ मजार पे हो जाएगा, मेरा उद्धार बालाजी के पास जाऊंगा, मेरी उससे शादी हो जाएगी। आमतौर पर महिलाएं पड़ी रहती हैं अपने घर वालों को दिखाने के लिए, मुझे इससे शादी करवा दो, भूत कहेगा इससे शादी करा दो, ये हो जाएगी। भूत क्यों कहेगा शादी वो करा भूत बोल रहा है उसकी जबान में, दो? अच्छा, भूत उससे कहलवा रहा है इसकी शादी उससे करा दो, ठीक है। इसलिए पड़ी है यहाँ पे आधे ज्यादा करीब महिलाएं, आप देखेंगे जाके। लड़के भी आवाज बदल बदल के बोलते, लड़के इसलिए पड़े हैं, लड़के इसलिए पड़े हैं कि उससे किसी पर्टिकुलर लड़के से शादी करनी है, घर वाले मान नहीं रहे, वो वहां पर जाके अपने भूतों से मनवाते हैं बात को। उन्हें पर्चियां बन रही हैं, कभी जंजीरें भी लगाई जा रही हैं, एक पैसे के आदमी ने, ना करने वाले ना कराने वाले, नमाज वमाज पढ़ते नहीं, मंदिर वगैरह जाते नहीं, भाई साहब क्या भगवान की मान लेगा, कहाँ से मान लेगा भाई साहब, ठीक है नहीं। जो भाई 5 वक्त की नमाजी होगा, मंदिर में सुबह शाम आरती करता होगा, पूजा करता होगा, अच्छा इंसान होगा, भगवान उसी को तो देख रहा, मुझे देख देगा, ठीक है नहीं, उसी की बात मानेगा ना। कुछ भगवान के कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं ना, जो भाई दिल से मांगते हैं, उन्हें पैसे से मतलब नहीं होता, किससे मतलब नहीं होता, वो तो अलग ही रहते हैं, वो तो हिमालय में रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, उनकी बॉडी से भी हीट निकलती रहती है भाई साहब, कंबल डालेंगे गर्म में वो जल जाएगा। कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको लोग, नहीं आने कहाँ मिल मिलेंगे। जाएंगे, ठीक है। भूत प्रेत तो सब बेकार चीज है। तो बीमारी कौन सी है उनके दिमाग में? इंसेंट डिल्यूजन की बीमारी है, Instant illusion। ठीक है, इसे कहते हैं दिमागी फितूर की बीमारी। दूसरा मैंने बोला आपको इरिस्टेबल इंपल्जन, अप्रतिरोधी आवेग। तो इंस्टेंट डिल्यूजन में बचाव मिल जाएगा। पहली बात, कोई व्यक्ति अगर इंस्टेंट डिल्यूजन की बीमारी में, जैसे वो पागल महिला अपने आप को दर्शा रही है और वहां आप जाती है, आपके पेट में चाकू मार दे कोई, तो बचाव मिल जाएगा। उसने लगा कि सामने से भूत आ रहा था, मुझे मार दिया, ठीक है, सामने से शेर आ रहा था, मैंने मार दिया, तो बचाव मिल जाएगा। आपने क्लास में एक केस सुना होगा, आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन, हाँ, मैकनॉटन 84 से रिलेटेड है ना। हाँ। वो केस क्या था? वो केस था ब्रिटेन के एक व्यक्ति ट्रेन से उतर रहा था, लॉर्ड मैकनॉटन, ठीक है। जब मैकनॉटन ट्रेन से उतरता है, वो देखता है सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, अरे हमारे ब्रिटेन का राष्ट्रपति है, और इसने हमारे ब्रिटेन का बट्टा खराब कर दिया। वो एक नॉर्मल व्यक्ति था, राष्ट्रपति नहीं था, और वो मैकनॉटन उसे मार देता है, ठीक। उसे बीमारी क्या थी? उसे बीमारी थी सामने से जो व्यक्ति आ रहा है इसने हमारे देश का नुकसान कर दिया, और वो व्यक्ति नहीं था, वो राष्ट्रपति नहीं था। तो इसलिए न्यायालय से इस बीमारी के आधार पर बचाव मिला, और आज तक बचाव मिलता आ रहा है। आज तक ये केस हम पढ़ते आ रहे हैं, आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन। पूछेंगे आपसे किस सेक्शन से रिलेटेड है? इस सेक्शन से रिलेटेड डैनियल मैकनॉटन। 22। दौड़ा सर 22। सेकंड वाला क्या बताया था आपने? एक तो इंस्टेंट इल्यूजन, दूसरा इरिस्टेबल इंपल्जन, हिंदी में बोलते हैं अप्रतिरोधी आवेग। इसे बताता हूँ ये क्या चीज होती है। इंस्टेंट डिल्यूजन समझ में आ गया आपको? यस। ठीक, इंस्टेंट डिल्यूजन केस में देखिए, आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन, डैनियल मैकनॉटन। ये क्या बोला मैंने? पागलपन। पागलपन में कैसे बचाव दिया जाता है? डैनियल मैकनॉटन। क्लियर हो गया? अब इरिस्टेबल इंपल्जन क्या होता है? मैं गुस्से में हूं बहुत, और गुस्से के अनुसरण मैंने इनके पेट में चाकू मार दिया, और कह रहा हूं मैं तो गुस्से में था, मैंने ऐसे नहीं मार दिया। बचाव नहीं मिलेगा, गुस्से में बचाव नहीं मिलता। मेडिकल अनसाउंडनेस में आपको सिर्फ 2 चीज दे रखी है, इंस्टेंट डिल्यूजन और इरिस्टेबल इंपल्जन। इंस्टेंट डिल्यूजन में तो बचाव दे देंगे, वो दिमागी बीमारी है। इरिस्टेबल इंपल्जन में गुस्से आने में बचाव नहीं मिलेगा। जोड़ गया? तो आपको अगर अपने क्लाइंट को पागल घोषित करना है, ठीक है। अब पागलपन मैंने बताया 2 तरीके से, विधिक पागलपन, ऐसे मालूम नहीं था सर ये बात करने वाला अपराध है। दूसरा चिकित्सीय पागलपन। चिकित्सीय पागलपन का सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से लेना पड़ेगा कि सर देखिए बीमारी है किसी ना किसी तरीके से। अब बीमारी किस तरीके से होती है? एक व्यक्ति के पास सर्टिफिकेट है, उसे रात को नींद में चलने की बीमारी है, ये तो पागलपन ही होता है। रात में व्यक्ति चल रहा है नींद में चलने का, और उसने रात में अरहान साहब के पेट में चाकू मार दिया, तो उसे बचाव मिल जाएगा, सर्टिफिकेट है मेडिकल के पास। लेकिन उस व्यक्ति को बीमारी क्या है? रात में चलने की बीमारी है, और ये व्यक्ति दिन में आरती जी के पेट में चाकू मार दे रहा है, बचाव मिलेगा? नहीं। सर्टिफिकेट किसका है? रात में चलने की बीमारी, नींद में चलने की। दिन में कोई अपराध करता है तो बचाव नहीं मिलने का। थोड़ा मेडिकल अनसाउंडनेस में आपको सर्टिफिकेट मायने रखता है। आपके पास सर्टिफिकेट कैसे? लीगल अनसाउंड तो विधिक पागलपन, इसे मालूम ही नहीं था ये बात विधि के प्रतिकूल है, अगेंस्ट बाय लॉ है, तो उसे बचाव मिल जाएगा, ठीक है।
आपको जब पागलपन दिखाना है किसी को तो दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, विधिक पागलपन भी और चिकित्सीय पागलपन भी। अपने गांव की बात बताता हूँ, आपकी बात में सुनूंगा। देखो हमारे गांव में एक था एक पागल, वो जब भी कोई महिला ना बिना पल्लू के बस अड्डे पे खड़ा रहता, मुजफ्फरनगर के पास हमारा गाँव, बस अड्डे पे बैठा रहता वैसा वो। जब भी कोई महिला बिना पल्लू के बिना बुरके के जाती, वो बस में चढ़ते ही बोल देता, भाई जिसने बुरका ओढ़ रखा है बुरके में पल्लू ढक ले, या जो बिना पल्लू के है मैं छोड़ने कर उसे। वो डंडा बजाता महिलाओं पे। महिलाएं वहां पे बस स्टैंड पे जाने, बस अड्डा बोलते हैं गाँव में, तो बस अड्डे पे जाने से डरती। कह रखा था कोई महिला बिना पल्लू के बस में ना चढ़े भाई। उसे इसी तरह की बीमारी थी। पुलिस वाले उसे ले जाके कई बार छोड़ गए, पकड़ के ले जाते, फिर बाहर छोड़े, पागल है ये तो व्यक्ति। उसे बस दिमाग में ये बैठा था मैं किसी महिला को बिना पल्लू के देख नहीं सकता। वो बजाता उन महिलाओं का, महिलाएं इतनी डर गई उसने बस स्टैंड में जाना ही छोड़ दिया। लेकिन बेचारा वो मर गया। खैर, लेकिन उसकी क्या बीमारी थी, उसे ये लगता था कि बिना पल्लू के मैं किसी महिला को देखूंगा ना, बिना बुरके के ना। अब बहुत सी महिलाएं दुपट्टा उड़ा कर लेकिन पल्लू नहीं ढक रखा, बुरका उड़ रखा था लेकिन मुंह खुला हुआ था, उसे बजाता वो। बुरका उड़ रखा था मुंह ढक, पल्लू ढक रखा था पल्लू ढको पूरा, ये सब पूरा बजाया करता। जिस तरह के पागल होते हैं देखिए, बीमारी कौन सी, उसे इस तरह की बीमारी थी। आप बताइए क्या करते हैं। हाँ, तो क्या बीमारी, इस तरह की बीमारी होने दी, दिमागी फितूर। हाँ, नींद में चलने की बीमारी भाई साहब। कहाँ जा रहा है, चलिए 23 पे आइए। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। इंटॉक्सिकेशन। हाँ। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। परंतु वह चीज जिससे उसे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। बस क्या समझ में आया, मतलब टोन होना, नशा कर रखा है, इंटॉक्सिकेट कर रखा है मैंने। मैं ड्रिंक करके आरती जी घर पहुंचा, इनकी गोली मार दी, इनके हम सामान उठा लिया, तो क्या मुझे बचाव मिल जाएगा? नहीं मिलेगा बचाव। बचाव उस कंडीशन में मिलेगा आपको अगर आपको ये नहीं पता था कि आपने जिस चीज का नशा किया, किसी ने कुछ मिला के रखा है। इस सेक्शन में कहते हैं अस्वैच्छिक मत्तता। लिख लीजिए इसे, 23 को कहा जाता है अस्वैच्छिक मत्तता। देखिए, हर व्यक्ति इस तरह तो ड्रिंक करके पहुंच जाए लोगों घर पे और कहे मैंने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है नहीं, तो बचाव नहीं मिलेगा। बचाव कब मिलेगा? जब उसने ड्रिंक तो करी लेकिन वो ड्रिंक उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, ठीक है। अरहान साहब के घर में गया, इनके यहाँ फंक्शन चल रहा है, ध्यान से देखिए। अरहान साहब के मैं घर गया, इनके यहाँ फंक्शन चल रहा है, इनके किसी दोस्त ने मेरी कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक मिला दी मेरी इच्छा के विरुद्ध, और मैंने वो कोल्ड ड्रिंक समझ के पी ली, और मैंने वहां किसी के मार दिया, तो मुझे बचाव मिल जाएगा क्योंकि मैंने अपनी इच्छा के ड्रिंक करी है, मुझे पिलाई गई, मैंने पी नहीं है। ऐसे ही मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, सर बॉडी में आज बहुत पेन हो रखा है, डॉक्टर पेन किलर इंजेक्शन की जगह मुझे नशे का इंजेक्शन लगा देता है। नशे का इंजेक्शन लग के मैं टून हो गया, और अरहान साहब को मिलते हैं, मुझे रास्ते में एक जड़ के दे देता हूँ, ईंट उठा के उनके सिर पे मार देता हूँ। क्यों? मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध काम किया, लड़ा, और मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध ड्रिंक कराई गई, मुझे नशा कराया गया, इसलिए मुझे बचाव मिल जाएगा। इसलिए सेक्शन में क्या कहा गया? अस्वैच्छिक मत्तता। लिख लीजिए, पूछेंगे अस्वैच्छिक मत्तता। दौड़ गया? तो नशे में कोई ऐसा अपराध कर देता है? क्यों नहीं करते? सब ढूंढ, मार दिया, आपको ये कर बचाना है, दिया। अपने क्लाइंट को लेकर आना है इस सेक्शन में। अच्छा, मैंने क्या बोला? ये फिर सब तो अपराध है। करना ही पड़ेगा। अपने क्लाइंट को पागल घोषित करना है, अपने क्लाइंट को ड्रंक घोषित करना है, ओके। तभी तो बचाएंगे आप। ठीक। बाइज्जत बरी होंगे अपने क्लाइंट को लेकर आप। और आपके एक अगर क्लाइंट को इसमें ले आए तो आप देखिए पूरे रुड़की में हो गए, एक अपराधी को बचाया इन्होंने, सारे केस आएंगे आपके पास। तो जैसे कि हमको मेडिकल चेकअप वगैरह कराएंगे। हाँ बिल्कुल कराना पड़ेगा, तभी तो लाएंगे। सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे? उस समय इसने ड्रिंक रखी थी और अपनी इच्छा के विरुद्ध। मैंने कभी ड्रिंक नहीं करी, बिल्कुल डॉक्टर ने अपराध किया, मैंने कभी ड्रिंक नहीं करी, ठीक है, कभी हाथ तक छुआ नहीं है, लेकिन मैं अरहान साहब के गया, इनके किसी दोस्त ने मेरे में मिला दी, मैंने तब अपराध कराना। लेकिन अगर मैं पहले से पियक्कड़ हूं वैसा, असर नहीं पड़ेगा। हाँ कहाँ पड़ेगा सर? पहले से ड्रिंक रखी है मैंने तो। बहुत से ड्रंक ऐसे होते हैं, ड्रंक पर्सन ऐसे होते हैं, डेली पैसेंजर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस बात को भी ध्यान समझिएगा, मेरा टाइम पीने का है, मान के चलिए 9 से 11 बजे के बीच मुझे पीनी है, हर हाल में पीनी, मिले ना मिले मैं चेंज से ढूंढ के लाऊंगा, मुझे पीनी है, मेरा टाइम पीरियड है। लेकिन आज मैं अरहान साहब के घर गया हुआ था, इनके यहाँ फंक्शन खत्म था, फंक्शन खत्म हो गया और इनके दोस्तों ने मुझे जाने नहीं दिया, मेरा टाइम तो हो गया वैसा, 9 से 10 का टाइम है मेरा तो पीने का, ठीक है। मैंने सब जगह ढूंढ ली, इन्होंने कहीं ड्रिंक का इंतजाम ही नहीं कर रखा था, कॉकटेल पार्टी कहीं रखी नहीं रखी थी, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं भाई साहब ड्रिंक? अब देखा मैंने, वो तो टाइम पीरियड हो गया मेरा, तो 9 से 10 के बीच में अगर मैं डेली पैसेंजर हूं तो अपने आप मदहोशी में रहूंगा मैं,
ये मेरा टाइम पीरियड है। ड्रंक पर्सन का टाइम पीरियड होता है कि जिस समय उनको डेली पैसेंजर को उस समय उसे ड्रिंक नहीं मिली होती तो अपने आप मदहोश रहूंगा मैं। अभी मैं कैसे प्रूव करूंगा? इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे लाना पड़ेगा। सर मैं उस समय जो अपराध किया मैं उस समय भले ही नहीं पी थी लेकिन उस समय ड्रंक था। ड्रंक बोलते हैं इसलिए, दौड़ गया जो टाइम पीरियड के बीच में होता है, इसे कहते हैं लूसेंट पीरियड। ठीक है, चलिए सर मैं बस आपको इस सेक्शन में क्या ध्यान रखना है, मुझे मेरी जो ड्रिंक दी गई, जो इंजेक्शन लगाया गया, मेरी इच्छा के विरुद्ध लगाया गया। 24 अगेंस्ट में किसी व्यक्ति द्वारा जो मततः में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मतता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। क्या अंतर है? इस सेक्शन में कहते हैं स्वैच्छिक मतता। हमने 23 पढ़ा, उस सेक्शन में कहते हैं अस्वैच्छिक मतता। लिख लीजिए इसमें कॉपी में अपनी। स्वैच्छिक है मतलब इसे कहते हैं स्वैच्छिक मतता। मैंने अपनी इच्छा से ड्रिंक करके अरान साहब के घर चला गया और इनको गोली मार दी, तलवार से चाकू मार दिया, इनको पेट में मार दी, तो क्या मुझे बचाव मिल जाएगा? फिर तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और जब इसमें मुझे बचाव नहीं मिलेगा तो मेरी ये बात इस चैप्टर में क्या कर रही है? हम वही ये तो चैप्टर हम बचाव का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैंने अपनी इच्छा से ड्रिंक करके तो इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी के घर पहुंच जाए नशा करके और कोई अपराध कर ले और कहते मुझे बचाव करो, मुझे बचाव मिलना चाहिए, तो क्या बचाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये बात ये सेक्शन इस चैप्टर में कर क्या रहा है? मतलब उसे होश ही नहीं है इतना कि वो क्या कर रहा है, उसे सब सोचना है। अगेंस्ट लॉ जा रहा है, तुम्हें तो अपनी इच्छा से करी है, इसलिए तो आपने इसका उदाहरण दिया था क्या जैसे कि उसका टाइम टेबल है पीने का, वो तो अपनी इच्छा से करी ना मैंने। मेरा अच्छा वो टाइम पीरियड अपनी इच्छा से तो बीता था, लेकिन इस बात इस चैप्टर में क्या कर रही है? मैं सब ये चैप्टर तो हम बचाव का चैप्टर, हाँ आराम साहब आपने रुक जाओ, इस चैप्टर में तो हम बचाव पढ़ रहे हैं। जब बचाव पढ़ रहे हैं तो बचाव कैसे मिलेगा उस व्यक्ति को, यहाँ सोचना है। ये कल डिस्कस करेंगे। आप घर जाके सोचिएगा, जब मैंने अपनी इच्छा से ड्रिंक करी है, ड्रिंक करके किसी के घर पहुंच गया और अपराध कर लिया और कह रहा हूं मुझे बचाव मिलना चाहिए, क्यों मिले बचाव? और बचाव है तो किस तरीके से है? इस सेक्शन में कहाँ लिखा है कि बचाव मिलेगा? तो जब इस चैप्टर में दे रखा है तो कहीं ना कहीं तो है, इसी में लिखा हुआ है, इसी को समझना है। ज्ञान या आशय से न किया बस गया, घर जाके अच्छी तरह पढ़िएगा, ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए कल डिस्कस करते हैं सेक्शन को। चलिए कल मिलते हैं। आप लोग भी सोचिएगा कि इस सेशन में स्वैच्छिक मतदान बचाव कैसे मिलेगा। ठीक है।